हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। हम लोग जो हमारा लेसन चल रहा है बायोमॉलिक्यूल उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और बायोमॉलिक्यूल लेसन की आज आप वीडियो पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी जो हमारी, उसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, वो हमने पढ़ा था। और फर्स्ट टाइप बायोमॉलिक्यूल का जो फर्स्ट टाइप होता है, जैसे हमने पढ़ा कि बायोमॉलिक्यूल किसी भी लिविंग सेल्स में मिलने वाले केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो हैं दो टाइप के होते हैं वेट और साइज़ के बेसिस पर, माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रो जो होते हैं उसमें भी आगे फर्दर टाइप थे, तो उसका जो फर्स्ट टाइप था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी आगे फर्दर टाइप है, तो उसमें माइक्रोमॉलिक्यूल में जो आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो माइक्रोमॉलिक्यूल में आते हैं, वो हमने डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में करे। आज हम माइक्रोमॉलिक्यूल के, ठीक है, आगे फर्दर और एग्जांपल ले रहे हैं कि माइक्रोमॉलिक्यूल में और कौन कौन से माइक्रोमॉलिक्यूल आते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे माइक्रोमॉलिक्यूल का अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। अच्छा, तो आगे देखिए, आइए अमीनो एसिड्स के बारे में क्या है। पहले अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन ले लेते हैं। यहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लिविंग सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जिसमें से असेंशियल और नॉन असेंशियल कैटेगरी में उनको डिवाइड कर रखा होता है, अगर हमारी नीड के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि वो कुछ तो हमारी बॉडी में बनते हैं और कुछ हमारी बॉडी में नहीं बनते। तो वो अभी मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा कि क्या है। पहले अमीनो एसिड समझते हैं क्या होता है। चलिए आगे अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। यानी कि कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, अब कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, तो कार्बन के साथ कौन जुड़ा होगा? एक तो अमीनो ग्रुप जुड़ा है, अमाइन ग्रुप NH2, और दूसरी तरफ एसिड ग्रुप जुड़ा है। और अब वैलेंसी तो 4 है, तो इधर कुछ ना कुछ या तो H जुड़ा होता है या इधर R जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये अमीनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है ना। ये कौन से अमीनो एसिड का लिखा? ये अल्फा अमीनो एसिड का लिखा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन आ रहा है, ये वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, इसके साथ अल्फा कार्बन के साथ जो है बाकी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, यानी इसके साथ मीथेन जुड़ा हुआ है, देखिए यहां पर, ठीक है ना। तो मिथाइल ग्रुप, सॉरी, तो यहां पे जुड़ा हुआ था। जैसे आर था, आर का मतलब क्या होता है? मिथाइल। मिथाइल में आपका CH3 हो सकता है, ठीक है, C2H5 हो सकता है, इथाइल, और आगे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, समथिंग, आगे कुछ भी बहुत सारे होते हैं, तो आगे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप के साथ, जो एसिड फंक्शनल ग्रुप, IUPAC जब करेंगे तो एसिड को फंक्शनल ग्रुप में वहां पे कहेंगे। तो एसिड का कार्बन फर्स्ट कार्बन हो गया, उसके साथ जो अनदर कार्बन होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन आता है, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन जो था उसके साथ कौन जुड़ा हुआ था? सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए थे, मीथेन जुड़ा हुआ था जैसे, तो इसलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड भी बोल देते हैं। और अल्फा कार्बन ऑल्सो बियर्स ए हाइड्रोजन एंड अ वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज आर ग्रुप। जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक आर जुड़ा हुआ है। दस देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए थे, आपने अभी स्ट्रक्चर में देखा, विच ऑक्यूपाई द 4 डिफरेंट वैलेंसी पोजीशंस, और जो 4 अलग अलग वैलेंसी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल, अमीनो एंड आर ग्रुप, ठीक है। वो हाइड्रोजन था, एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, और आपका कार्बोक्सिल जुड़ा हुआ था, ठीक है, और अमीनो जुड़ा हुआ था, और आर ग्रुप जुड़ा हुआ था। आर ग्रुप का मतलब मिथाइल, ठीक है। अच्छा, और बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप,
there are many amino acids, however those which occur in proteins are only of 20 types। कह रहा है कि R के बेसिस पर हम माने तो अमीनो एसिड्स बहुत सारे किस्म के होते हैं, मगर जो है हम उनको 20 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो वो जो 20 टाइप्स हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अमीनो एसिड्स तो माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसीलिए क्योंकि वो उनकी यूनिट्स मिल करके मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेती हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल के प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। तो अमीनो एसिड एक प्रकार से क्या रोल प्ले कर रहा है, ये वही रोल प्ले कर रहा है कि आप घर बना रहे हैं और घर के अंदर, घर बनाने के लिए आपको दीवारें चाहिए और दीवारों के लिए चाहिए ईंट, तो अमीनो एसिड ईंट है, ठीक है, और दीवार प्रोटीन है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर जनरल फार्मूला फिर वही है जो मैंने अभी अभी आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा था, ठीक है। द अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट्स a proton whereas the carboxyl group donate a proton। जो अमीनो एसिड जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमाइन ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है और ये वाला ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, जबकि ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है। अच्छा, डोनेट करता बोल सकते हैं, या अपने आप से H को हटा देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा, इसलिए उसको प्रोटोन कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं, उसको प्रोटोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो एन अमीनो एसिड कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये बेस का रोल प्ले कर रहा है। अब क्योंकि ये H को रिमूव भी कर रहा है, इसलिए एसिड का भी रोल प्ले कर रहा है। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये एसिड का भी और बेस का दोनों के ही रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इनको, क्योंकि जो सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर्स को प्ले करें, यानी दोनों प्रॉपर्टीज को शो करें, उनको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अमीनो एसिड कौन है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। द R ग्रुप इन दीज proteinous amino acids could be a hydrogen, a methyl group, a hydroxyl methyl। यानी कि ये देखिए यहाँ पर नाम दिए अमीनो एसिड्स के नाम है, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड का नाम है, एलेनाइन अमीनो एसिड का नाम है, सेराइन अमीनो एसिड का नाम है। इन अमीनो एसिड्स में जो R है, ठीक है, ये अलग अलग किस्म से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसकी पोजीशन पर या तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, R की जगह पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो तब उसको, उस ऐसे अमीनो एसिड को हम ग्लाइसिन कह देंगे। यदि R की जगह पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो एलेनाइन कह देंगे। अगर R की पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो उसको सेलेनाइन कह देंगे। आगे इसी तरीके से 20 टाइप के होते हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को भी क्लियर कर लीजिए। ये देखिए आप, R की जगह पर मैंने क्या बताया, H जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, ग्लाइसिन। R की जगह पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो एलेनाइन। R की जगह पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल हाइड्रोक्सी, तो सेराइन। तो ये अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर भी हो गए। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ड्यू टू द अमीनो कार्बोक्सिल एंड R फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, अमीनो एसिड्स की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, ये डिपेंड कर रही है कि अमीनो ग्रुप क्या है, मतलब अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, R फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इनकी प्रेजेंट होने की वजह से ही इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो एसिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब कितने अमीनो ग्रुप जुड़े हैं और कितने कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पर अमीनो एसिड्स को हमने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि अमीनो एसिड्स की जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया को अंडरलाइन कर दिया है कि इससे आपको पता चल जाए कि जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ये किस पर बेस्ड है। ये बेस्ड है कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं और नंबर ऑफ
अमीनो ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पर ये अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन एसेंशियलिटी और नॉन एसेंशियलिटी के बेसिस पर भी होती है, वो हम आगे देखेंगे अभी। अब देखिए आप कि एसिडिक अमीनो एसिड्स, तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है एसिडिक अमीनो एसिड, तो एसिडिक अमीनो एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे ऑब्वियसली उनकी उपस्थिति यानी कि उनकी प्रेजेंस जो होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होनी चाहिए। आइए आप आगे पढ़ते हैं इसको। दीज कंटेन 1 अमीनो ग्रुप एंड 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। आगे ना देखो क्लियर डेफिनेशन में कि अमीनो ग्रुप तो एक ही है, कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ भी लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बनाया था स्ट्रक्चर, ये कार्बन हो गया, यहाँ पर आपको अमाइन हो गया, ये तो सिंगल ही रहेगा, जबकि ये जो ग्रुप होंगे COOH ये क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा बाकी तो अपना जैसे था यहाँ पे H है या यहाँ पर कोई भी हो सकता है, R की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो यहाँ पर एसिडिक ग्रुप जो है वो 2 बार है। अब अगर एसिडिक ग्रुप 2 बार हो जाता है तो कौन सा अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड बनेगा उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद बेसिक अमीनो एसिड। अब बेसिक अमीनो एसिड में बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो बेसिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप कौन सा होता है, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, और एसिडिक ग्रुप कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अभी इससे ऊपर वाला जो हमने पढ़ा वो एसिडिक ग्रुप था, यानी कि जिसमें COOH ऐड हो रहे थे, ज्यादा ऐड हो रहे थे। अब इसमें कौन ऐड होना चाहिए, NH2 ऐड होना चाहिए। तो यहां पर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखिए दीज कंटेन 2 अमीनो ग्रुप्स एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप। इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें बेसिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिडिटी, तो इसीलिए इनको बेसिक अमीनो एसिड्स कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अमाइन ज्यादा है, जुड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर होगी ना बात, अमाइन कितने हैं, अमीनो ग्रुप कितने, 2 जुड़ेंगे, जबकि एसिडिक ग्रुप कितने, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो रहा है सिर्फ खाली। तो इनके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, एग्जाम्पल आ रहे हैं आर्जिनाइन, लाइसाइन और हिस्टिडाइन। उसके बाद न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड वो होंगे जिनमें एसिड ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों बराबर होंगे। दीज कंटेन 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मॉलिक्यूल, जैसे कि मेथियोनाइन, आइसोलियोसिन, सेरेनाइन और थ्रियोनाइन, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आगे मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, फोर्थ जो कैटेगरी होती है वो होती है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, अब इसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या रहेगा कि एरोमेटिक, इसका मतलब बेंजीन रिंग या जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स कोई ना कोई ऐड हो रखा होगा। ठीक है, अच्छा यानी कि आपका C6H6 या ऐसे मिलते जुलते रिंग वाले जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये ऐड मिलने वाले हैं, ठीक है ना, ये जरूर ऐड मिलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, देखिए दीज कंटेन एरोमेटिक रिंग्स इन देयर साइड चेन। आर की जगह पर अब कौन ऐड है, आर की जगह पर साइड चेन में आपका एरोमेटिक रिंग ऐड हो रखा होगा। फिनाइल एलेनाइन, ट्रायोसाइन, ट्रिप्टोफेन एक्सेट्रा, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये तो हो गया आपका एसिडिटी और बेसिसिटी के बेसिस पर अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन। अब आगे एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट होता है, और टॉपिक का नाम है कि ज्यूटर आयन क्या होता है। तो ज्यूटर आयन क्या है, आइए देखते हैं। ज्यूटर आयन फॉर्मेशन इज अनदर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि वो ज्यूटर आयन बना लेता है। इट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल with positive and negative charge, having the ionizable nature of NH2 and COOH group. Hence, in solution of different pH, the structure of amino acids changes variably. अच्छा देखिए, यानी कि अमीनो एसिड जो है वो आपने डाला तो अमीनो एसिड है, जबकि अमीनो एसिड अपने आप को क्या बना लेगा, अपने आप को, ठीक है, अपने आप को चेंज कर लेगा।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, आप केमिकल रिएक्शन देखिए, रिएक्शन से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म अमीनो एसिड की ले रखी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप NH3 ऐड हो रखा है। ठीक है, फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म हमने यहाँ पर अमीनो एसिड की ली हुई है। अब रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से H निकल गया। ठीक है, यानी कि पानी में मिलाने पर जब आपने इसका सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन बनाने पर इसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से भी जो है, यहाँ से देखिए आप NH3 और ये हाइड्रोजन यहाँ पर NH2 हो गया अब। ठीक है, अच्छा, तो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म रिप्रेजेंट्स ऑफ अ ज्यूटर आयन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसने प्रोटोनेटेड फॉर्म से डी प्रोटोनेटेड फॉर्म बनना, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोजन जो थे इसके पास एडिड, उनका रिमूव हो जाना क्या कहला रहा है? वो वाली फॉर्म क्या कहला रही है? फॉर्म क्या कहला रही है? फॉर्म कहला रही है उस अमीनो एसिड की फॉर्म को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड से डी प्रोटोनेटेड फॉर्म बनना ज्यूटर आयन कहलाता है। ठीक है, वो जो फॉर्मेशन होगी, जो स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके सामने, वो ज्यूटर आयन कहलाने वाला है। गॉट इट? तो ये ज्यूटर आयन हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इट मीन्स ये याद रखना है आपने कि ज्यूटर आयन यानी अमीनो एसिड की वो प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को जो है अपने आप के हाइड्रोजन्स को रिमूव करके, ठीक है, और अपने चार्ज को चेंज कर लेता है। ठीक है, अच्छा, और एक नया मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, यानी कि प्रोटोनेटेड फॉर्म से डी प्रोटोनेटेड फॉर्म बना लेगा, तो उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। तो ये था ज्यूटर आयन के बारे में। आगे देखिए, आगे मैंने यहाँ पर अमीनो एसिड्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है, वो असेंशियलिटी और नॉन असेंशियलिटी के बेसिस पर की हुई है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से कुछ असेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं और कुछ नॉन असेंशियल कैटेगरी में आते हैं। जो असेंशियल कैटेगरी में आते हैं वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं? वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को तो ज़रूर चाहिए, बट हमें डाइट से मिलेंगे, यानी कि हम जब खुराक खाएंगे तो हमारे शरीर को वो मिलते हैं, इसलिए उनको असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। यानी कि ज़रूरी तो दोनों ही हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल दोनों प्रकार के ज़रूरी होते हैं, मगर ये हमारे डाइट से ही हमें मिलते हैं, हमारे शरीर में अपने आप नहीं बन सकते। ठीक है, और जो नॉन असेंशियल होते हैं ये बनेंगे हेल्प से, तो डाइट से ही, बट हमारा शरीर इनको खुद ब खुद बना लेता है। ठीक है, अच्छा, एक्स्ट्रा डाइट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी नॉर्मल खाना खाने से ही हमारे शरीर में ये बन जाएंगे। बट जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इनके लिए आपको, ठीक है, जिन डाइट्स में ये वाले पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स मिल जाएं, वो ऐसी डाइट हमें ज़रूर खानी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए इनको असेंशियल अमीनो एसिड्स कहा गया और इनको नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर 10 अमीनो एसिड्स के नाम देख सकते हैं जो असेंशियल कैटेगरी में आते हैं। ये वो 10 अमीनो एसिड्स के नाम हैं, ठीक है, जो कि असेंशियल कैटेगरी में आ रहे हैं। और राइट साइड में नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि दो टाइप की क्लासिफिकेशन हो गई, एक तो असेंशियल और नॉन असेंशियल के बेसिस पर, और दूसरी क्लासिफिकेशन एसिडिटी और बेसिसिटी के बेसिस पर भी होती है। तो अमीनो एसिड्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, और अमीनो एसिड्स माइक्रोमॉलिक्यूल का जो सेकंड टाइप अमीनो एसिड्स भी आज हमने पढ़ लिया। ठीक है, ज्यूटर आयन के बारे में भी हमने जाना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। ठीक है, बट आपके लिए जो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे ज़रूर बताने हैं कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर से करके बताना है, मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।